हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आपका दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर 12th क्लास एनसीईआरटी बुक। सो इस चैप्टर के बारे में आई विल डिस्कस इन डिटेल। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ये मेरा पहला लेक्चर है इस चैप्टर का और इस लेक्चर में बेसिकली आई विल डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर से पहले मैं आपको एक ये चीज बता दूं, जैसे कि चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आपने पढ़ा होगा कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे जो लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इट डजंट मींस कि फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। फ्लावरिंग प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपने मेथड पढ़ा होगा, दिस इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी टेक प्लेस करता है। फ्लावरिंग प्लांट यानी कि जिसको आप एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि प्लांट्स को बेसिकली हम 5 डिविजन्स में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 इज थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इन पांचों डिविजन्स में से सबसे लास्ट वाला जो मैंने आपको डिवीजन बताया, दैट यू कॉल्ड एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, हायर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। सबसे ज्यादा वैरायटी एंजियोस्पर्म प्लांट्स की है, राइट? तो एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है, इसके अलावा लोअर प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अपना अलग ही एक इंपॉर्टेंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जहां पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स। यहां पे प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होते हैं, यंग वंस जो प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स। तो 2 पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। तो 2 पेरेंट्स के इन्वॉल्व से अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है तो यहां पे डेवलप होता है वेरिएशन, क्योंकि दोनों डिफरेंट पेरेंट्स के यानी कि मेल और फीमेल पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल जब मिलते हैं तो एक वेरिएशन डेवलप कर देता है। और वेरिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन प्रोसेस एंड इवन वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वेरिएशन को डेवलप करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परफॉर्म होना बहुत जरूरी है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में परफॉर्म होता है जहां पे कि वेरिएशन डेवलप होता है। इसलिए जिन भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा परफॉर्म होता है वहां पे वेरिएशन ज्यादा डेवलप होता है और ऐसे ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेबिलिटी भी ज्यादा डेवलप होती है। तो एक एडेप्टेबिलिटी को यानी कि एनवायरनमेंट में अपने आप को कैपेबल बनाना, सर्वाइवल के लिए, एक एडेप्टेबिलिटी के लिए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, वेरिएशन बहुत जरूरी है। तो वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ओनली मीन टू डेवलप द वेरिएशन फॉर द प्लांट्स, फॉर द एनिमल्स। तो यहां पे एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट्स में वेरिएशन डेवलप होता है और उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। और अभी मैं बात करता हूं, अभी डिटेल में पढ़ाने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको। एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना है यहाँ पे, राइट? क्योंकि एंजियोस्पर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि एंजियोस्पर्म आपने डिटेल में पढ़ा होगा 11th क्लास में, बट देयर आर सम फ्यू पॉइंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस बिफोर द डिस्कसिंग ऑफ दिस चैप्टर इन डिटेल, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजियोस्पर्म। अगर एंजियोस्पर्म की बात करें, आप सभी को पता है कि जो एंजियोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें कि फ्लावर प्रेजेंट है। फ्लावर का क्या रोल है एंजियोस्पर्म में, आई विल डिस्कस इन डिटेल। व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर का क्या इंपॉर्टेंस है, दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल। सबसे पहले मैं एंजियोस्पर्म की बात बता देता हूं। तो एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, सबसे पहले हम एंजियोस्पर्म के इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की बात करते हैं। कभी कभी इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट पे कोई क्वेश्चन मिल जाता है। एंजियोस्पर्म जो है फर्स्ट टाइम ओरिजिनेटेड इन मेसोजोइक एरा। जब हम इवोल्यूशन चैप्टर पे आएंगे तो इवोल्यूशन चैप्टर में डिफरेंट एरा होते हैं, मेसोजोइक, सिनोजोइक एरा। तो ऐसे ही यहां पे जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, दीज एंजियोस्पर्म प्लांट ओरिजिनेटेड इन मेसोजोइक एरा।
तो मीजोजोइक एरा में पहली बार एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ। दिस इज द इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ एंजियोस्पर्म दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो यहां पे मीजोजोइक एरा में सबसे पहले एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिनेट हुए। उसके बाद एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो है मीजोजोइक एरा में एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ, एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए, एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट हुए। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म। सो द गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म इज सीनोजोइक एरा। तो सीनोजोइक एरा इज द गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म। अब हम इसको सीनोजोइक एरा को गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म क्यों कहते हैं? सीनोजोइक एरा को गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीनोजोइक एरा में एंजियोस्पर्म वर वेरी डोमिनेटेड ऑन द अर्थ, ऑन दिस प्लेनेट। हमारे प्लेनेट पे सीनोजोइक एरा में एंजियोस्पर्म डोमिनेटेड थे या डोमिनेटेड है, तो इसलिए सीनोजोइक एरा को हम गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट हुआ मीजोजोइक एरा में, और एंजियोस्पर्म जो कि गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म जिसको कहा जाता है वो है सीनोजोइक एरा विच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से रिलेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसको आप कहते हैं प्लांट एम्ब्रायोलॉजी। प्लांट एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल मेथड एंड एसेक्सुअल मेथड। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को हम एक ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं बायोलॉजी की, स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, दैट यू कॉल प्लांट एम्ब्रायोलॉजी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को आप प्लांट एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी? तो फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, सी फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, अगर हम बात करें फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी की, तो फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी कंसीडर किया जाता है मिस्टर सी वॉल्फ। सी वॉल्फ को फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी कंसीडर किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, इन्होंने प्लांट एम्ब्रायोलॉजी पे काफी बुक्स लिखी हैं, राइट, और इसलिए इनको फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और है यहाँ पे कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, राइट। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी जो है वो है मिस्टर पी माहेश्वरी। तो ये थे फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी। बट द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी की, तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी माना जाता है मिस्टर पी माहेश्वरी को। मिस्टर पी माहेश्वरी इज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी। दो चार कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे आपको डिटेल में बताना था। कभी कभी एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, राइट, नेम दी टिपिकल एंजियोस्पर्म। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको टिपिकल एंजियोस्पर्म कहते हैं? एंजियोस्पर्म बहुत सारे प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म के ऑलमोस्ट कैरेक्टर्स वाले काफी सारे प्लांट हैं, लेकिन एक प्लांट ऐसा है जिसको हम स्पेशली टिपिकल एंजियोस्पर्म कहते हैं, और उस प्लांट पे ए मेजॉरिटी ऑफ स्टडी परफॉर्म रिलेटेड टू द एंजियोस्पर्म, रिलेटेड टू द प्लांट्स, रिलेटेड टू द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी परफॉर्म की जाती है, मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज परफॉर्म ऑन दैट प्लांट, एंड दैट प्लांट इज कॉल्ड टिपिकल एंजियोस्पर्म। सो व्हाट इज द नेम ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म? दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो द टिपिकल एंजियोस्पर्म इज टिपिकल एंजियोस्पर्म। टिपिकल एंजियोस्पर्म कहा जाता है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट को, जिसे आप कहते हैं कैप्सेला। कैप्सेला इज द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब कैप्सेला को एक टिपिकल एंजियोस्पर्म क्यों कहा जाता है? कैप्सेला को टिपिकल एंजियोस्पर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैप्सेला में जितने भी
एंजियोस्पर्म्स के टिपिकल कैरेक्टर्स है, ए मेजॉरिटी ऑफ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर प्रेजेंट इन कैप्सुला। तो कैप्सुला में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो कैप्सुला में अगर सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर पाए जाते हैं, वेल डिफाइंड एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए हम कैप्सुला को प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की स्टडीज को परफॉर्म करने के लिए हम कैप्सुला प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस प्लांट को टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। दीज आर सम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दी एंजियोस्पर्म। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि एंजियोस्पर्म से रिलेटेड यानी कि फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स इट डायरेक्टली मींस एंजियोस्पर्म, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म है। क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट्स। अब एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बता सकते हैं आप लोग मुझे? चलिए मैं बताता हूं। एंजियोस्पर्म्स को आप फ्लावरिंग प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स आर प्रेजेंट। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, दैट्स व्हाई यू कॉल्ड इट फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावर प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म में, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर इन एंजियोस्पर्म? व्हाई फ्लावर इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म? फ्लावर एंजियोस्पर्म में क्यों प्रेजेंट है? फ्लावर आपने ऑब्जर्व भी किए होंगे, हिंदी में हम फ्लावर को फूल कहते हैं या पुष्प कहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लावर है, फ्लावर का क्या रोल है? व्हाई इट इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। फ्लावर की सबसे पहले जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, व्हाई फ्लावर इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, दैट आई एम टेलिंग यू। विदाउट फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कैन नॉट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिना फ्लावर के एंजियोस्पर्मिक प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए फ्लावर का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, फ्लावर का रोल क्या है? फ्लावर परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। विदाउट फ्लावर यू कैन नॉट इमेजिन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फ्लावर से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले प्लांट्स में फ्लावर डेवलप होता है, फ्लावर डेवलप होने के बाद फ्रूट्स डेवलप होते हैं, सीड्स डेवलप होते हैं, फिर उन्हीं सीड से एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। इसलिए फ्लावर जो है इज वेरी एसेंशियल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। तो सबसे पहला पॉइंट, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। यू कैन से फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर जो है दिस इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, दिस इज रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लावर प्रेजेंट होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, करता है। अभी एक बात और, अभी ये फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, इसके अलावा फ्लावर के और भी बहुत सारे यूज है। वी यूज कॉमर्शियली भी यूज ऑल्सो फ्लावर्स। फ्लावर्स को हम कॉमर्शियली भी यूज करते हैं। फ्लावर्स इज ऑल्सो ए वेरी फैसिनेटिंग ऑर्गन एंड फ्लावर्स ऑल्सो हैविंग सम सर्टेन एस्थेटिक वैल्यूज, सर्टेन कल्चरल वैल्यूज। कल्चरल वैल्यूज भी है। आपने देखा होगा कभी अगर कहीं पे किसी की शादी में गए हो तो वहां पे वरमाला पहनाई जाती है। जो दूल्हा है वो दुल्हन को वरमाला पहनाता है। तो वरमाला, तो जो माला है वो फूलों से बनती है। इसके अलावा जब किसी की मौत हो जाती है तो उसकी जब अर्थी निकलती है उसके ऊपर भी फूलों को चढ़ाया जाता है, राइट। या फिर आपने कभी देखा होगा मंदिर में आप भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, यानी कि ये हमारे रिलीजियस इमोशंस के साथ भी जुड़ा हुआ है फ्लावर। फ्लावर के इतने सारे यूज हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। तो मंदिर में जब आप पूजा करने के लिए जाते हैं तो वहां पे भी आप भगवान की मूर्ति पे फ्लावर्स को चढ़ाते हैं। तो फ्लावर्स, दिस इज नॉट ओनली ए रिप्रोडक्टिव यूनिट, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट, बट फ्लावर इज ऑल्सो ए फैसिनेटिंग ऑर्गन दैट इज connected to our aesthetic values, our cultural values, our religious values, you can say. तो इसके बाद फ्लावर कितने टाइप के होते हैं? You must know about this. Flower basically are two types. फ्लावर्स जो होते हैं these are mainly of two types. फ्लावर्स की हम बात करें तो फ्लावर्स दो टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट फ्लावर और दूसरा इनकम्प्लीट फ्लावर। कितने टाइप के हैं फ्लावर्स? वन इज कंप्लीट फ्लावर, अनदर इज इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर किसको कहा जाता है और इनकम्प्लीट फ्लावर किसको कहा जाता है? वी कैन से कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें बेसिकली फ्लावर, मैंने बताया आपको, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यानी कि इसमें ऐसा है क्या, इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, आइदर इट इज मेल और इट इज फीमेल, राइट। तो ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, ऐसे फ्लावर को आप कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे फ्लावर को आप? कंप्लीट फ्लावर। यानी कि इफ
ओनली वन सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट, मेल और फीमेल, तो ऐसे केस में इस फ्लावर को आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कह सकते हैं, और यू कैन से सॉरी दिस इज इनकम्प्लीट फ्लावर, राइट। कंप्लीट फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इनकम्प्लीट इज यूनिसेक्सुअल, तो इनकम्प्लीट फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया यहाँ पे, बट इनकम्प्लीट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज इनकम्प्लीट, यानी कि जहां पे सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन हो, आइदर मेल और फीमेल। वही जो कंप्लीट फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर में यानी कि बहुत सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, मेल और फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम फ्लावर के कहते हैं स्टेमन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं पिस्टिल। तो जहां पे स्टेमन एंड पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर, और बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब दैट इज कंप्लीट फ्लावर, राइट। तो जहां पे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रेजेंट होती है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, राइट, दोनों अगर प्रेजेंट है तो कंप्लीट फ्लावर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, यानी कि स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है, तो उसको आप कंप्लीट फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। लेकिन जहां पे आइदर मेल और फीमेल, या तो एक मेल ऑर्गन प्रेजेंट है या फिर एक फीमेल ऑर्गन, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, राइट, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एंड दैट इज यू कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, आर यू गेटिंग? नाउ फ्लावर को डिटेल में आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, राइट। तो 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में आप स्टडी कर चुके हैं फ्लावर की, राइट। तो मैं फ्लावर के बारे में इतना डिटेल में अभी यहाँ पे नहीं जाने वाला, राइट। सिर्फ हम इसके रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, सी दिस इज राइट, कैन यू सी, देखिए ये, इसको आप थैलेमस या रिसेप्टेकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज थैलेमस और रिसेप्टेकल, दिस इज थैलेमस और रिसेप्टेकल, आर यू गेटिंग और नॉट? अब यहां पे ये हमारे पास पिस्टिल है, पिस्टिल को आप कार्पल भी कहते हैं, पिस्टिल इज ऑल्सो बी नोन एज कार्पल। इसके अलावा यहां पे ये कैलिक्स है, कैलिक्स, और यू कैन से इवन सेपल, द वर्ड ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स और सेपल्स। इसके अलावा यहां पे ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको आप स्टेमन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही कलरफुल पार्ट्स होते हैं, ये कलरफुल पार्ट्स कौन से हैं, इनको आप बोलते हैं पेटल्स। तो ये है पेटल, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये मैंने एक सिंपल में फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ कर दिया, और ये कौन सा फ्लावर है, ये कंप्लीट फ्लावर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेमन भी है और यहाँ पे पिस्टिल भी है, राइट। तो ये जनरली मतलब ये मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स ड्रॉ किए, जो डायग्राम ड्रॉ किया है, तो इसमें सारे मैंने पार्ट्स नॉर्मली दिखा दिए हैं आपको, राइट। एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है फ्लावर का। इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं फ्लावर में जो वर्ड्स होती है, वर्ड्स ऑफ फ्लावर, सी वर्ड्स ऑफ फ्लावर, राइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऑफ फ्लावर, वन इज एसेंशियल एंड अनदर इज नॉन एसेंशियल। तो फ्लावर्स में दो टाइप के वर्ड्स में फ्लावर को डिवाइड करते हैं, एक है एसेंशियल वर्ड और दूसरा है नॉन एसेंशियल वर्ड। तो एसेंशियल वर्ड क्या है? एसेंशियल वर्ड उसको कहते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। किस में इन्वॉल्व होता है? द वर्ड ऑफ फ्लावर विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, राइट, इन रिप्रोडक्शन, दैट यू कॉल्ड एसेंशियल वर्ड। तो एसेंशियल वर्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है एसेंशियल वर्ड, राइट। और एसेंशियल वर्ड में रखते हैं आप एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड दूसरा है गाइनोसियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड, एसेंशियल वर्ड एंड नॉन एसेंशियल वर्ड। एसेंशियल वर्ड में आप एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड गाइनोशियम जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उन दोनों को आप एसेंशियल वर्ड में कैटेगराइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में। लेकिन नॉन एसेंशियल वर्ड जो है इसमें आता है बेसिकली कैलिक्स एंड कोरोला।
कैलिक्स एंड कोरोला ये दोनों ही फ्लावर के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, दे कैन सपोर्ट टू एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आल्सो। तो ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इनको नॉन एसेंशियल वर्ल्ड कहते हैं। तो आपको फ्लावर, उम्मीद करता हूं फ्लावर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है, और इस रिप्रोडक्टिव यूनिट से एंजियोस्पर्म प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसके अलावा यहां पे फ्लावर दो टाइप के बताए मैंने आपको, one is complete, another is incomplete. Complete flower is what? Complete flower जहां पे राइट दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, स्टेमन जो कि मेल सेक्स ऑर्गन, पिस्टिल जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट में, इनकम्प्लीट में आइदर इट इज प्रेजेंट मेल सेक्स ऑर्गन और इट इज प्रेजेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों में से एक होता है। यानी कि कंप्लीट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, इनकम्प्लीट फ्लावर इज यूनिसेक्स। और फ्लावर में बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, वन इज एसेंशियल, अनदर इज नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल वर्ल्ड जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि पिस्टिल जो कि डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा नॉन एसेंशियल वर्ल्ड में आता है कैलिक्स एंड कोरोला जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता बट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है। तो दिस इज अबाउट short details of angiosperm and flower. Now I am going to discuss in detail, right? I am going to discuss in detail male reproductive organ of flower. Flower का male reproductive organ क्या है, उसके characteristics feature क्या है, उसका internal structure क्या है, और male reproductive organ क्या perform करता है। male reproductive organ pollen grain बनाता है, यानी कि माइक्रोस्पोर डेवलप करता है जो कि मेल गैमेटोफाइट होते हैं। Is that clear to all of you? तो about male reproductive system or male reproductive organ of flower I am going to discuss in detail. See, इसको मैं साफ कर देता हूं। So as I already told you, there are two types of world, essential world and non-essential world. तो essential world में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आता है। See, तो first of all I am going to discuss in detail about एंड्रोसियम। एंड्रोसियम देखिए, एंड्रोसियम दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। Simply you can see this is male reproductive part of flower, male reproductive organ of flower। इसको आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर कहते हैं, एंड्रोसियम। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द मेंबर्स ऑफ एंड्रोसियम, members of एंड्रोसियम, because you must know about this एंड्रोसियम, this is the group of stamen, right? एंड्रोसियम में काफी सारे स्टेमन होते हैं, right? तो group of stamen is called एंड्रोसियम। So member of एंड्रोसियम is stamen। So the member of एंड्रोसियम is stamen। stamen का स्ट्रक्चर कैसा होता है और stamen के जो मेजर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? See, stamen is composed of two major parts, one is anther and another is filament। So there are two components of stamen, एक है anther और दूसरा है filament। See, तो I am going to draw a structure of anther। This is the structure of anther। Anther is bilobed structure, you can see there are two lobes of anther। Are you getting? See, this is one lobe, this is another lobe। So this is the anther, right? This is anther। Anther is bilobed structure, you can see there are two lobes in anther। anther जो कि एक bilobed structure है, this is filament। this is long cylindrical structure that we call filament and this is bilobed structure is anther। Now I am going to discuss in detail about anther। तो anther क्या है? anther एक bilobed structure है। there are two lobes in anther। there are two lobes in anther। anther एक bilobed structure है और यहाँ इस anther वाले पार्ट में pollen grains बनते हैं और इसी anther से बाद में जब pollen grain बन जाते हैं वो pollen grain यहाँ से dehiscence होता है उनका,
राइट, यहां से वो निकलते हैं और वो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टल में एक पार्ट होता है, स्टिग्मा पे जाके लैंड करते हैं और फिर आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एंथर। इन ईच लोब ऑफ एंथर, each lobe of anther having two thecas. How many theca are there? There are two theca in each lobe. Two theca होते हैं हर लोब में, and in each theca having a structure that is called microsporangium. See, if you cut the structure of anther and you will observe it. See, यहां पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये एंथर में टू लोब्स होती हैं, दिस इज, इसको आप यहां पे कनेक्टिव कहते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू के साथ फिलामेंट जाके अटैच होता है, फिलामेंट जो होता है वो इस कनेक्टिव टिश्यू के साथ जाके अटैच होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो दिस इज फिलामेंट जो इस कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होता है और यहां पे टू लोब्स हैं, राइट, दिस इज वन लोब, दिस इज अनदर लोब, और हर एक लोब में कितने थेका है? 1 and 2, और ईच थेका कंसिस्ट ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम। बाद में इस माइक्रोस्पोरेंजियम को आप पोलन सैक भी कहते हैं। When the pollen grain will develop in this microsporangium, then we call it pollen sac. तो सिंपल है, anther is bilobed structure and each lobe of anther having two theca. तो each lobe of anther is dithecious. So हम lobe of anther को कह सकते हैं, lobe of anther is dithecious, यानी कि हर लोब में टू थेकास होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? एंथर के पास देयर आर टू लोब्स ऑफ एंथर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एंड ईच लोब हैविंग टू थेकास, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डाइथेसियस। इसके अलावा इन ईच थेका ऑफ एंथर हैविंग माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज द एक्चुअल साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स के प्रोडक्शन की जो एक्चुअल साइट है वो है माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम, और इसको बाद में हम पोलन सैक कहते हैं। यानी कि यहां पे एक लोब में दो थेका है, दो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जिनको बाद में पोलन सैक कहते हैं। जब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है, जब पोलन ग्रेन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आप ये जो दो पोलन सैक देख रहे हैं, इनके बीच में एक टिश्यू है जिसको आप स्टेराइल टिश्यू कहते हैं। दिस इज नॉर्मली स्टेराइल टिश्यू, क्योंकि ये यहां पे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। तो इन दोनों पोलन सैक के बीच जो स्टेराइल टिश्यू है वो डीजनरेट कर जाता है, और पोलन ग्रेन बनने के बाद जब एंथर कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, तो उस टाइम पे वहां पे हमें एक चैम्बर नजर आता है एक लोब में। स्टार्टिंग में एक लोब में दो चैम्बर है, दो माइक्रोस्पोरेंजियम है, दो पोलन सैक है, लेकिन जब पोलन ग्रेन बन जाता है, पोलन ग्रेन बनने के बाद इन दोनों पोलन सैक के बीच का ये जो एरिया है स्टेराइल टिश्यू, ये स्टेराइल टिश्यू क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है, और वहां पे एट दैट टाइम, एट द मैच्योरिटी, यू विल सी टू चैम्बर्स। हाउ मेनी चैम्बर्स यू विल सी? टू चैम्बर्स एट द स्टार्टिंग टाइम, हैविंग 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स। दो चैम्बर यहां पे है, दो चैम्बर यहां पे, टोटल कितने हो गए? 4 चैम्बर। तो यहां पे लोब ऑफ एंथर इज डाइथेसियस, ईच थेका हैविंग 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि यहां पे कितने थेका है हमारे पास? 2 थेकास, राइट, यानी कि यहां पे जो टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम हुए वो कितने हुए? द टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम इन ईच एंथर 1 2 3 4, यू कैन सी, दो यहां पे और दो यहां पे, दो एक लोब में, दो दूसरी लोब में, तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम 4। दैट्स व्हाई ए मैच्योर एंथर इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे जो एक मैच्योर एंथर है, उस मैच्योर एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट? वो टेट्रास्पोरेंजिएट एक मैच्योर एंथर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4 पोलन सैक है। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं,
आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम इज द साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ pollen grain, but after the formation of pollen grain, after the formation of pollen grains, sterile tissue degenerate. तो दो पोलन सैक के बीच में जो स्टेराइल टिश्यू है वो डीजनरेट हो जाता है, और स्टेराइल टिश्यू डीजनरेट होने की वजह से राइट अपीयर टू चैम्बर्स, कितने चैम्बर्स दिखाई देते हैं? दो चैम्बर्स दिखाई देते हैं इन ईच लोब ऑफ, सॉरी नॉट इन ईच लोब ऑफ एंथर, इन कंप्लीट एंथर अपीयर टू चैम्बर्स इन एंथर. स्टार्टिंग में एंथर में 4 चैम्बर है, लेकिन लेटर एंथर में जब पॉलन ग्रेन बन जाता है तो उन पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच का जो स्टेराइल टिश्यू है वो डीजनरेट हो जाता है, तो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देते हैं. मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करके आपको बता देता हूं. एंड स्टेमन जो कि मेंबर ऑफ एंड्रोसियम, एंड्रोसियम इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर एंड स्टेमन इज द मेंबर ऑफ एंड्रोसियम. स्टेमन के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, नंबर 1 इज एंथर, नंबर 2 इज फिलामेंट, राइट. तो एंथर जो है बाइलोब स्ट्रक्चर है, देयर आर 2 lobes of anther, right, and in each lobe of anther there are 2 thecas present. कितने थेका प्रेजेंट होते हैं? 2 थेका. तो each lobe of anther is also known as diathesius. डाइथेसियस बोला जाता है हर लोब को, 2 थेका प्रेजेंट होते हैं, एंड इन ईच थेका हैविंग 1 माइक्रोस्पोरेंजियम. तो यहां पे एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक लोब में 2 थेका है, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है. तो कंप्लीट एंथर में कितने हुए? एंथर के पास टोटल 2 लोब्स है, तो कंप्लीट एंथर में जो टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक हुए, देयर आर 4 पोलन सैक. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट. ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है. दिस इज टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर. एंथर जो है टेट्रास्पोरेंजिएट है, लेकिन लेटर जब पोलन ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं तो पोलन सैक के बीच का जो स्टेराइल टिश्यू है वो डीजनरेट हो जाता है, और डीजनरेट होने के बाद वहां पे इट अपीयर्स लाइक 1 चैम्बर इन ईच लोब, 1 चैम्बर इन ईच लोब, यानी कि देयर आर 2 चैम्बर्स appear in mature anther after the formation of pollen grain due to the degeneration of sterile tissue between the pollen sac. So this is all about the structure of anther. Now I will discuss in detail about the internal structure of anther. ये तो हुआ मॉर्फोलॉजी क्या है एंथर, एंथर की मॉर्फोलॉजी क्या है, एंथर का स्ट्रक्चर क्या है. अब इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि एंथर की वॉल, जिसमें कि आपका एंथर वॉल आता है, एंथर की वॉल में कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती हैं और उन लेयर्स का क्या रोल होता है, और इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एंथर, एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. राइट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, और वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, एंथर का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, एंथर बाइलोब्ड है, डाइथेशियस है, टेट्रास्पोरेंजिएट है. ऐसे ही टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं. अभी ईच माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या होगा, और यू कैन से दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. सबसे पहले यहां पे इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हमें एंथर के डेवलपमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एंथर. एंथर के डेवलपमेंट से मैं स्टार्ट करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को. सी देयर आर 4 कॉर्नर्स इन एंथर. यहां पे एंथर में 4 कॉर्नर्स होते हैं, राइट, 2 कॉर्नर्स इन ईच लोब. अब यहां पे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंथर एट द इनिशियल टाइम के दौरान यहां पे एंथर में सिर्फ एक ही लेयर होती है, एपिडर्मिस. देयर इज ओनली सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस लेयर सराउंड करती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को. एपिडर्मिस लेयर किसको सराउंड करती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को. और यहीं पे ये अंदर यहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल at the initial time this epidermis surround this meristematic tissue, and now in this meristematic tissue there is differentiation of a particular cell which take place. That cell you called archisporial cell. तो यहां पे each corner में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ईच कॉर्नर में एपिडर्मिस लाइन से थोड़ा नीचे
यहाँ पे हर कॉर्नर में एक सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती है जिसे आप कहते हैं आर्के स्पोरियल सेल। दिस इज आर्के स्पोरियल सेल, आर्के स्पोरियल सेल, राइट। तो ये डेवलपमेंट ऑफ एंथर कैसे हो रहा है यहाँ पे, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो आर्के स्पोरियल सेल है, दिस आर्के स्पोरियल सेल अंडरगोज इन डिवीजन। ये आर्के स्पोरियल सेल डिवीजन करती है और डिवीजन करने के बाद यहाँ पे आर्के स्पोरियल सेल में जब डिवीजन होता है, दिस इज आवर एपिडर्मिस लेयर, ये हमारी एपिडर्मिस लेयर है, दिस इज द एपिडर्मिस लेयर ऑफ एंथर। ये एंथर की एपिडर्मिस लेयर सबसे पहले एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। तो एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे ये 4 सेल्स आप कॉर्नर पे देख रहे हैं, ये चारों सेल डिफरेंशिएट हुई है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से, राइट। तो ये आर्के स्पोरियल सेल फर्दर अंडरगोज इन डिवीजन एंड प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो ये 2 टाइप की सेल्स प्रोड्यूस करती है, यहाँ पे डिवीजन होता है, राइट। दीज सेल्स प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। See, after the division of these arche sporial cell, यहां पे बनती है प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड स्पोरोजिनस, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो यहां पे डेवलपमेंट ऑफ एंथर के टाइम पे सिर्फ एपिडर्मिस लेयर होती है, उसके बाद वो एपिडर्मिस लेयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सराउंड करती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती है और ये जो सेल्स है लाई एट ईच कॉर्नर ऑफ द एंथर, जिसको आप आर्के स्पोरियल सेल कहते हैं। यही आर्के स्पोरियल सेल फर्दर अंडरगोज इन डिवीजन एंड प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ सेल्स, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जिसमें कि एक प्राइमरी पैराइटल सेल होती है और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहा था। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को डिस्कस करने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में 4 डिफरेंट वॉल लेयर्स होती हैं, एंथर वॉल जिसको आप बोलते हैं। इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद एंडोथीशियम होती है, उसके बाद यहाँ पे मिडल लेयर्स होती है, फिर होती है टेप्टम। 4 लेयर्स होती हैं। अब ये चारों लेयर्स का ओरिजिन क्या है, और टेप्टम के बाद एक टिश्यू होता है जिसको आप बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। बाद में इस स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट करती हैं, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, राइट। तो देखिए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। अभी यहां पे आर्के स्पोरियल सेल जो है, आर्के स्पोरियल सेल which lie at the each corner of the anther. This arche sporial cell undergoes in division and produce primary parietal cell. ये बनाता है प्राइमरी पैराइटल सेल, और इसके अलावा जो दूसरी सेल है उसे आप कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो one is primary parietal cell, another is primary sporogenous cell, right? Now see the structure of microsporangium. माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है मैं इस साइड ड्रॉ कर देता हूं, राइट। तो यहां पे दिस इज द डायग्राम विच इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक। आपने एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम देखा होगा। यहां पे हमारे पास सी this is the structure of anther with all 4 layers. Are you getting? तो यहां पे 4 लेयर्स हमारे पास प्रेजेंट है। इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, इसके बाद एंडोथीशियम, इसके बाद मिडल लेयर्स, और मिडल लेयर्स के बाद यहां पे अगली जो लेयर होती है जिसको आप बोलते हो टेप्टम, एंड दिस टेप्टम सराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू। ये यहाँ पे टेप्टम है और टेप्टम यहाँ पे ये स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करता है। दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू, राइट। ये यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। ये बीच में यहाँ पे कनेक्टिव है जो कि जिससे कि फिलामेंट आगे अटैच होता है। तो एंथर में बेसिकली 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेप्टम,
राइट। तो यहां पे मैंने डेवलपमेंट ऑफ एंथर में बताया, सबसे पहले जो एक न्यू एंथर होता है, इनिशियल एंथर होता है, उसमें सिर्फ एपिडर्मिस लेयर होती है। बाद में जो अदर 3 लेयर्स है डेवलप लेटर, इसके अलावा स्पोरोजिनस टिश्यू भी बाद में डेवलप होता है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे जो आर्केस्पोरियल सेल मैंने बताई, दिस आर्केस्पोरियल सेल अंडरगोज इन डिवीजन, प्रोड्यूस प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, इन प्राइमरी पैराइटल सेल, these primary parietal cell further undergoes in division and produce the anther wall, anther wall को डेवलप करते हैं। anther wall में जितनी भी लेयर्स हैं are derived from this primary parietal cell। तो प्राइमरी पैराइटल सेल से क्या डिराइव होती हैं? all layers of anther wall, anther wall में जितनी भी लेयर्स हैं, चाहे वो एपिडर्मिस हो, एंडोथीशियम हो, मिडल लेयर्स हो या फिर टेप्टम हो, राइट, वो चारों की चारों लेयर इस प्राइमरी पैराइटल सेल से ओरिजिनेट होती है। वहीं जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल फर्दर अंडरगोज इन डिवीजन एंड प्रोड्यूस स्पोरोजिनस टिश्यू, और उस स्पोरोजिनस टिश्यू में बनती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, इट मींस माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल further helps in microsporogenesis. These microspore mother cell undergoes in microsporogenesis and produce pollen grains, right? So this is about the development of anther. इसके बाद यहाँ पे 4 मेजर लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेप्टम। ये तीनों लेयर किससे डिराइव होती हैं? ये तीनों लेयर प्राइमरी पैराइटल सेल से डिराइव्ड होती हैं या फिर स्पोरोजिनस सेल से, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से डिराइव्ड होती है। ये डिराइव्ड होती है प्राइमरी पैराइटल सेल से, और अंदर जो आप स्पोरोजिनस टिश्यू देख रहे हैं ये डिराइव्ड होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से, और बाहर की तीनों लेयर प्राइमरी पैराइटल सेल से। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास ये समझ आ गया कि यहाँ पे एंथर में बेसिकली एंथर वॉल में 4 मेजर लेयर्स हैं। अब इन चारों लेयर्स का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ दीज ऑल 4 लेयर्स, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो सी, now functions of all these 4 layers which already I have drawn. मैंने बताया आपको यहां पे जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस, राइट। दिस इज द सेक्शन ऑफ एंथर वॉल, और यहां पे दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, एंड इस आउटर मोस्ट लेयर को आप एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप? एपिडर्मिस। सो देयर आर 4 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम, एंड द आउटर लेयर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की खास बात क्या है? इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एपिडर्मिस लेयर, ये जो एपिडर्मिस लेयर है दिस इज सिंगल सेल लेयर, ये सिंगल सेल लेयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सिंगल सेल लेयर, यानी कि यहां पे सिंगल लेयर ऑफ सेल है, सिंगल लेयर ऑफ सेल, दिस इज नॉट मल्टी लेयर, दिस इज सिंगल लेयर ऑफ सेल है। तो सिंगल सेल लेयर है एपिडर्मिस, एंड इस एपिडर्मिस का जो प्राइमरी रोल होता है, इसका प्राइमरी रोल होता है दिस इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो ये नेचर में प्रोटेक्टिव होती है, यानी कि एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है एपिडर्मिस। So there is only single function of epidermis layer, that is protective in nature, यानी कि provide the protection to the anther, right? So this is about epidermis, and this is single layer, right? Single cell layer, right? That is called epidermis. Epidermis के बाद जो दूसरी लेयर आती है हमारे पास, वो आती है endothecium. The next layer is endothecium. Endothecium also play a very great and significant role, right? At the time of dehiscence of anther, anther के dehiscence के टाइम पे, एंथर का डिहाइसेंस जब होता है तो एंथर से पॉलन ग्रेन रैप्चर्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करने में एंडोथीशियम प्ले ए वेरी ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट रोल। और वो कैसे रोल प्ले करती है? अबाउट द डिहाइसेंस ऑफ एंथर आई विल डिस्कस लेटर अबाउट दिस मैकेनिज्म, राइट। तो इसके बाद यहां पे द नेक्स्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल इज एंडोथीशियम। ये जो एंडोथीशियम होती है, इफ यू कंपेयर दिस एंडोथीशियम, देखिए डायग्राम में देखिए, इफ यू कंपेयर दिस एंडोथीशियम
विद द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो काफी थिन होती है, लेकिन वहीं जो एंडोथीशियम की सेल्स हैं काफी थिक है, राइट। देयर इज एपिडर्मिस की जो एंडोथीशियम सेल्स है, द थिकनेस ऑफ एंडोथीशियम सेल्स, राइट, मोर देन एपिडर्मिस। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड एंडोथीशियम। इस एंडोथीशियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एंडोथीशियम। एंड व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एंडोथीशियम? इस एंडोथीशियम में थिकनिंग यानी कि थिकनिंग होती है अल्फा सेलुलोज फाइबर की, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स की थिकनिंग हो जाती है एंडोथीशियम में। एंडोथीशियम की जो वॉल होती है, एंडोथीशियम की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के साथ अल्फा सेलुलोज की थिकनेस का डिपोजिशन हो जाता है। तो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट, ये दिस इज द सेल वॉल ऑफ एंडोथीशियम, और ये एंडोथीशियम की सेल वॉल के साथ डिपोजिशन हो जाता है हमारा, दिस इज द डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेलुलोज थिकनेस, राइट। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बताया आपको, ये दिस इज द थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज थिकनिंग। व्हाट इज इट? यहाँ पे अल्फा सेलुलोज थिकनिंग होती है, और अल्फा सेलुलोज थिकनिंग कहाँ होती है? एंडोथीशियम लेयर में। एपिडर्मिस लेयर में कोई भी थिकनिंग नहीं होती, राइट। देयर इज नो थिकनेस, देयर इज नो थिकनिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ फाइबर्स इन एपिडर्मिस, but in endothelium there is thickening of alpha cellulose fibers, and this thickening is deposited at the cell wall of endothelium, right. This is the thickening of alpha cellulose fiber plus also having thickening of callous band. यहाँ पे callous band की भी thickening का deposition होता है। तो एंडोथीशियम का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एंडोथीशियम भी, एंडोथीशियम और एपिडर्मिस में सिमिलैरिटी क्या है ये देखिए। सबसे पहले एपिडर्मिस इज सिंगल सेल लेयर, राइट, वहीं एंडोथीशियम भी सिंगल सेल लेयर है, सिर्फ यही एक सिमिलैरिटी है। आर यू गेटिंग और नॉट? दोनों की दोनों सिंगल सेल लेयर है, मल्टीपल सेल लेयर नहीं है। तो यहां पे एंडोथीशियम इज ऑल्सो सिंगल सेल लेयर लाइक, दिस इज ऑल्सो सिंगल सेल लेयर लाइक व्हाट? लाइक एपिडर्मिस। और यहां पे एंडोथीशियम में अल्फा सेलुलोज फाइबर्स की थिकनिंग होती है। क्या होती है? थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर्स, एंड यहां पे कैलोस बैंड भी प्रेजेंट होता है। कैलोस बैंड एंड अल्फा सेलुलोज थिकनिंग दोनों ही एंडोथीशियम में प्रेजेंट होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? कहीं कहीं पे इन केस ऑफ एंडोथीशियम, एट समवेयर इन एंडोथीशियम, कहीं कहीं पे एंडोथीशियम में ये थिकनिंग एब्सेंट होती है। तो उस रीजन पे जहां पे ये थिकनिंग एब्सेंट होती है, उस रीजन को आप कहते हैं स्ट्रोमियम। दिस इज सपोज दैट दिस इज द रीजन जहां पे ये थिकनिंग एब्सेंट है, इस रीजन को आप स्ट्रोमियम कहेंगे। एक्चुअल में दिस स्ट्रोमियम इज द एक्चुअल साइट ऑफ रिलीजिंग ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन एक्चुअल में जो रिलीज होते हैं वो इस स्ट्रोमियम से होते हैं, जहां पे ये अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स की थिकनिंग एब्सेंट होती है। थ्रू आउट द एंडोथीशियम अल्फा सेलुलोज थिकनिंग इज प्रेजेंट, कैलोस बैंड थिकनिंग इज प्रेजेंट, but at certain region this alpha cellulose thickening and this callous band formation is absent, and that region you call stromium, and stromium is the only site from where the releasing of pollen grain will take place. Are you getting or not? इसके बाद यहाँ से और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एंडोथीशियम होती है, दिस एंडोथीशियम इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। If this endothelium is hygroscopic in nature, if any cell is hygroscopic in nature, that help in dehiscence of anther. इसका hygroscopic nature ही anther के dehiscence में help करता है। So this cell layer that we call endothelium, this is also hygroscopic in nature. This is also hygroscopic in nature. बहुत ही important बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको एक, वो ये कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जहां पे ये एंडोथीशियम एब्सेंट होती है। Are you getting or not? There are certain plants, in certain plants this endothelium can be absent, right? तो ऐसे प्लांट जिसमें कि एंडोथीशियम एब्सेंट होती है, ये प्लांट कौन से हो सकते हैं? क्या ये कोई एक्वेटिक प्लांट हो सकते हैं? क्या ये कोई टेरेस्ट्रियल प्लांट हो सकते हैं? ये प्लांट्स जो होते हैं मेनली एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, खासकर हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में एंडोथीशियम में भी एब्सेंट। कौन से प्लांट में? हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में एंडोथीशियम में भी absent. तो एंडोथीशियम इज absent इन हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स। तो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में एंडोथीशियम absent होती है, एंड फाइंड आउट द रीजन व्हाई दिस इज absent इन हाइड्रोफाइट्स।
एंडोथीशियम हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट क्यों होती है, ये आप रीजन मुझे कंफर्म करके बताएंगे, राइट। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेयर डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको आप कहते हैं मिडल लेयर। ये मिडिल लेयर नहीं, ये मिडिल लेयर्स होती हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया एपिडर्मिस इज सिंगल सेल लेयर, एंडोथीशियम इज सिंगल सेल लेयर, वहीं पे जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर इज मल्टीपल लेयर, दिस इज मल्टीपल लेयर, राइट। सो दैट्स व्हाई यू कॉल्ड मिडिल लेयर्स। तो मिडिल लेयर यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी इन द सेंस यहाँ पे दीज में बी 2 और दीज में बी 3 इन नंबर, राइट, यानी कि मोर देन 1, एक से ज्यादा लेयर होती हैं यहाँ पे, ये हमारी मिडिल लेयर है, राइट, मिडिल लेयर, राइट, दिस इज मिडिल लेयर्स, यू कैन से मिडिल लेयर्स, क्योंकि यहाँ पे ये मिडिल लेयर सिंगल लेयर नहीं है, ये काफी सारी लेयर है, तो यू विल से दिस इज मिडिल लेयर्स। तो एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद मिडिल लेयर, दिस इज मल्टीपल लेयर, राइट, मल्टीपल सेल्ड लेयर। सो द नेक्स्ट लेयर इज मिडिल लेयर। तो दिस मिडिल लेयर इज मल्टीपल लेयर। मिडिल लेयर में मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एंड दीज आर 2 to 3 नंबर, यानी कि मोर देन 1, एक से ज्यादा यहाँ पे लेयर्स प्रेजेंट होगी मिडिल लेयर में, तो इसको आप मिडिल लेयर्स कहते हैं। और मिडिल लेयर्स की खास बात क्या होती है, ये जो मिडिल लेयर्स है, दिस मिडिल लेयर और दीज मिडिल लेयर्स, यू कैन से मिडिल लेयर्स, तो ये जो मिडिल लेयर्स हैं, दीज मिडिल लेयर्स आर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू। किससे बनी होती है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी होती है ये मिडिल लेयर्स, मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू। पैरेनकाइमेटस टिश्यू आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, आर यू गेटिंग और नॉट? आपने पढ़ा है पैरेनकाइमेटस टिश्यू 11th क्लास में। पैरेनकाइमेटस टिश्यू का आपने फंक्शन पढ़ा होगा कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू इज द साइट वेयर सिंथेसिस ऑफ फूड टेक्स प्लेस, स्टोरेज ऑफ फूड टेक प्लेस एंड सिक्रीशन ऑफ फूड टेक प्लेस। जहां पे सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन होता है, प्लांट का वो टिश्यू जिसमें सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन होता है, उसको आप पैरेनकाइमेटस टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे जो मिडिल लेयर है, दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू, यानी कि यहाँ पे इस मिडिल लेयर में फूड स्टोरेज होता है, बाद में वही फूड सप्लाई होता है नेक्स्ट लेयर को, जिसको आप टेप्टम कहते हैं, और वही टेप्टम फिर उस फूड को आगे सप्लाई करेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे दिस इज मिडिल लेयर्स एंड दिस लेयर इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू। इसके अलावा ये जो लेयर है यहाँ पे, दिस लेयर इज एफीमेरल इन नेचर। एफीमेरल इन नेचर का मतलब समझते हैं आप लोग? एफीमेरल मतलब ये जो लेयर है ये शॉर्ट लाइव्ड है, ये जो लेयर है ये शॉर्ट लाइव है, एफीमेरल बोलते हैं मिडिल लेयर को। इवन टेप्टम भी एफीमेरल होती है, मिडिल लेयर भी एफीमेरल होती है। दोनों लेयर, टेप्टम और मिडिल लेयर, दोनों डीजनरेट हो जाती है एक मैच्योर एंथर में। तो एक मैच्योर एंथर जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, उसके बाद एंथर में सिर्फ 2 ही लेयर प्रेजेंट रहती है, वन इज एपिडर्मिस, अनदर इज एंडोथीशियम। तो ये मिडिल लेयर डीजनरेट, राइट, डीजनरेट हो जाती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बनने के बाद एक मैच्योर एंथर में जब पॉलन ग्रेन रिलीज होने वाले होते हैं, उसमें ये मिडिल लेयर्स एब्सेंट होती है। सो दिस मिडिल लेयर्स एब्सेंट इन मैच्योर एंथर, और यू कैन से ये जो मिडिल लेयर है ये डीजनरेट हो जाती है एट द टाइम ऑफ माइक्रोस्पोरेजेनेसिस, एट द टाइम ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। तो दैट्स व्हाई दिस इज एफीमेरल इन नेचर। सो दिस इज अबाउट मिडिल लेयर, दिस इज मल्टीपल लेयर्स made up of parenchymatous tissue, ephemeral and absent in mature anther. इसके बाद जो next layer है that I am going to discuss, next layer is tapetum. ये next layer है tapetum, जिसको आप tapetum बोलते हैं। See, this is tapetum. ये जो tapetum है ये sporogenous tissue और microsporangium और pollen sac को सराउंड करता है, right? This is innermost layer. Tapetum is the innermost layer of anther wall. See, जो टेप्टम है हमारे पास, दिस टेप्टम इज इनर मोस्ट लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टेप्टम इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल एंड दिस इज न्यूट्रिटिव लेयर। आप इसको न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं क्योंकि ये लेयर प्रोवाइड द नरिशमेंट ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन के टाइम पे ये टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए इसका जो चीफ रोल है, जो मेन फंक्शन है वो ये है प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। अब अगर इसका मेन फंक्शन ये है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, दैट्स व्हाई दिस लेयर इज कॉल्ड न्यूट्रिटिव लेयर। दिस लेयर इज कॉल्ड न्यूट्रिटिव लेयर, इस लेयर को आप न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं। तो ये इनर मोस्ट लेयर है और ये न्यूट्रिटिव लेयर है, दिस इज न्यूट्रिटिव लेयर, क्योंकि इसका जो मेजर फंक्शन है प्रोवाइड द नरिशमेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन।
तो ये जो टेप्टम है प्रोवाइड करती है, दिस लेयर प्रोवाइड द नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड करती है भाई? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एट द टाइम ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये जो टेप्टम है यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, तो हो गया इसका फंक्शन। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ टेप्टम। टेप्टम का प्लॉइडी लेवल क्या है? इनिशियल टाइम पे टेप्टम का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, और जब एक टेप्टम मैच्योर होती है फाइनल स्टेज में टेप्टम का प्लॉइडी लेवल क्या होता है। तो इनिशियल टाइम पे टेप्टम का जो प्लॉइडी लेवल होता है, टेप्टम इज डिप्लॉयड एंड एट द एंड यानी कि लास्ट में जाके एट द इनिशियल टाइम दिस इज डिप्लॉयड एंड एट द फाइनल स्टेज में ये पॉलीप्लॉइडी होती है। क्या होती है ये? पॉलीप्लॉइडी, यानी कि इसके न्यूक्लियर कंटेंट काफी ज्यादा होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये एट द इनिशियल टाइम, मैं यहां पे लिख देता हूं, राइट? तो इनिशियल टाइम पे, एट द इनिशियल टाइम, initially this is what? Initially this is deployed and later it becomes what? Polyploid। तो याद रहे, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। टेप्टम initially is deployed and later it becomes polyploid, यानी कि इसमें न्यूक्लियर कंटेंट यानी कि जेनेटिक मटेरियल बढ़ जाते हैं। अब वो न्यूक्लियर कंटेंट यानी कि जो डीएनए है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल बढ़ने की वजह से, क्रोमोसोम्स बढ़ने की वजह से पॉलीप्लॉइडी कंडीशन डेवलप हो जाती है। वो क्रोमोसोम्स नंबर बढ़ते क्यों हैं, राइट? वो डीएनए कंटेंट क्यों बढ़ते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिससे कि डीएनए कंटेंट्स बढ़ जाते हैं टेप्टम सेल में। तो देयर आर बेसिकली 3 प्रोसेस, आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एक चैप्टर आता है, उसमें 3 प्रोसेस है, एंडोमाइटोसिस, रेस्टिट्यूशन, न्यूक्लियस फॉर्मेशन होना, और पॉलीटेनिंग। पॉलीटेनिक क्रोमोसोम बनता है, यहाँ पे पॉलीटेनिक होता है, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस बनता है, और एंडोमाइटोसिस। इन तीनों प्रोसेस की वजह से यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी लेवल डेवलप हो जाता है टेप्टम में। तो इनिशियली दिस इज डिप्लॉयड एंड लेटर इट बिकम पॉलीप्लॉइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एंडोमाइटोसिस, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस एंड पॉलीटेनिक, राइट? जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो दिस इज अबाउट टेप्टम, दिस इज इनर मोस्ट लेयर। नाउ कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि अभी एनसीईआरटी में तो आपका सिर्फ यही दिया है कि टेप्टम क्या है। टेप्टम का एक सिंपल एक सेंटेंस में दिया है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को। लेकिन कभी कभी टाइप ऑफ टेप्टम से भी क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। बेसिकली ये 2 टाइप के टेप्टम आपको याद रखने हैं, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछने के लिए आ जाता है एग्जाम में, राइट? तो टेप्टम जो है यहाँ पे, so the next layer is टेप्टम। There are basically 2 major types of टेप्टम। टेप्टम कितने टाइप के होते हैं भाई? Mainly 2 major type of टेप्टम्स are there। See, टेप्टम जो है ये 2 टाइप के हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। There are 2 types of टेप्टम। One is amoeboid टेप्टम and another is glandular टेप्टम। एक होता है अमीबॉइड टेप्टम और दूसरा होता है ग्लैंडुलर टेप्टम। इस अमीबॉइड टेप्टम को आप पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टम। वहीं ये जो ग्लैंडुलर टेप्टम है इसको आप सिक्रेटरी टेप्टम भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेप्टम, वन इज अमीबॉइड टेप्टम और यू कैन से पेरीप्लाज्मोडियम टेप्टम, पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टम। दूसरा कौन सा है? ग्लैंडुलर टेप्टम और यू कैन से सिक्रेटरी टेप्टम। दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेप्टम और दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का रोल क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रोल प्ले बाय these 2 layers of these 2 types of टेप्टम, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमीबॉइड टेप्टम। सी, अमीबॉइड टेप्टम और पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टम तो व्हाट इज द रोल ऑफ अमीबॉइड टेप्टम और पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टम? ये जो अमीबॉइड टेप्टम है, आर यू गेटिंग और नॉट? इसको अमीबॉइड टेप्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अमीबॉइड मूवमेंट होती है। आर यू गेटिंग और नॉट?
यहाँ पे इसकी जो टेप्टम की जो शेप होती है वो अमीबा शेप हो जाती है, अमीबा लाइक ये मूवमेंट करता है, राइट, ये मूव कर जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम की तरफ, राइट, इसलिए इसको आप अमीबोइड टेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अमीबोइड टेप्टम, और इसको पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टम भी कहा जाता है। अभी ये जो अमीबोइड टेप्टम है इसका जो रोल है, ये जो अमीबोइड टेप्टम है, टेप्टम चाहे अमीबोइड हो या टेप्टम चाहे ग्लैंडुलर हो, कोई सा भी टेप्टम हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, कोई सा भी टेप्टम हो, टेप्टम जो फूड एब्जॉर्ब करता है वो मिडल लेयर से करता है। टेप्टम अपना फूड खुद नहीं बनाता, वो फूड एब्जॉर्ब करता है, वो फूड एब्जॉर्ब करता है मिडल लेयर से। तो यहाँ पे अमीबोइड टेप्टम जो है मिडल लेयर से अपना फूड एब्जॉर्ब करेगा। दिस अमीबोइड टेप्टम एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द मिडल लेयर, ये मिडल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करता है, मिडल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करता है, और फूड एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ये ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिनको आप कहते हैं प्रोटोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स, राइट। तो दिस टेप्टम एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द मिडल लेयर व्हिच कन्वर्ट इनटू द प्रोटोप्लास्ट, और जैसे ये प्रोटोप्लास्ट माइक्रोस्पोरेंजियम में एंटर करता है, इसे आप कहते हैं पेरीप्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? पेरीप्लाज्मोडियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टेप्टम एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द मिडल लेयर, मिडल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करता है, उसको कन्वर्ट करता है प्रोटोप्लास्ट में, और वो प्रोटोप्लास्ट कन्वर्ट होता है पेरीप्लाज्मोडियम में, राइट। और ये जो पेरीप्लाज्मोडियम है, दिस पेरीप्लाज्मोडियम प्रोवाइड नरिशमेंट इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो दिस अमीबोइड टेप्टम एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम मिडल लेयर, मिडल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करने के बाद मिडल लेयर डीजनरेट हो जाती है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मिडल लेयर जो है एफिमेरल है, शॉर्ट लाइन है, यानी कि डीजनरेट हो जाती है। और मिडल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करने के बाद ये फूड ग्रेन्यूल्स बनाता है, जिसको आप प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और यही प्रोटोप्लास्ट जब माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एंटर कर जाते हैं, तब इनको पेरीप्लाज्मोडियम बोला जाता है। दैट्स व्हाई दिस टेप्टम इज आल्सो बी नोन एज पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टम। और उसके बाद ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बाद अनदर जो टेप्टम है, मैंने दूसरा बताया आपको, ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी टेप्टम, सी। तो ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी टेप्टम की हम बात करते हैं, ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी टेप्टम। अभी ये जो ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी टेप्टम है, दिस ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी टेप्टम आल्सो एब्जॉर्ब द फूड, ये भी फूड एब्जॉर्ब करता है, किससे? मिडल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करता है। This glandular और secretory टेप्टम absorb food from the middle layer, और मिडल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करने के बाद यहां पे देखिए, अमीबोइड टेप्टम में मिडल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करने के बाद बनता है प्रोटोप्लास्ट बॉडी। वहीं ग्लैंडुलर टेप्टम में, सिक्रीटरी टेप्टम में मिडल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करने के बाद बनता है क्या? प्रोबिस्क बॉडी। कौन सी बॉडी बनती है? प्रोबिस्क बॉडी बनती है। ये जो प्रोबिस्क बॉडीज हैं, ये प्रोबिस्क बॉडीज जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम की तरफ जाती हैं, these proboscis bodies surrounded by a chemical that you call स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन मैं आगे भी डिस्कस करने वाला हूं। स्पोरोपोलेनिन जो है, एंथर की 2 लेयर्स होती है, एक्साइन और इंटाइन। तो आउटर जो लेयर होती है एंथर की, एक्साइन को बनाने में ये स्पोरोपोलेनिन हेल्प करता है। उस एक्साइन का जो नेचर है, उस एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, और ये स्पोरोपोलेनिन, दिस इज हाईली रेजिस्टेंट केमिकल ऑफ द नेचर। इसको नेचर का हाईली रेजिस्टेंट केमिकल बोलते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? दिस इज हाईली रेजिस्टेंट केमिकल ऑफ नेचर एंड देयर इज नो एंजाइम इन नेचर व्हिच कैन डिग्रेड दिस केमिकल। इसलिए पोलन ग्रेन्स का फॉसिलेशन भी हो जाता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स के फॉसिल्स बन जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलेनिन। तो when this proboscis body is surrounded by sporopollenin, स्पोरोपोलेनिन एक केमिकल है जो पोलन ग्रेन की आउटर वॉल में, यानी कि एक्साइन में प्रेजेंट होता है। तो वैसे ही ये प्रोबिस्क बॉडीज कन्वर्ट हो जाती हैं ओबिस्क बॉडीज में। किसमें? ओबिस्क बॉडीज। और ये ओबिस्क बॉडीज का रोल आपको समझ ही आ गया। अभी जब प्रोबिस्क बॉडी स्पोरोपोलेनिन से सराउंडेड हो गई, तो ओबिस्क बॉडी में स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट है, और यही ओबिस्क बॉडी जो है पोलन ग्रेन को एक्साइन बनाने में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? एक्साइन बनाने में हेल्प करता है पोलन ग्रेन को। यानी कि पोलन ग्रेन में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे एक्साइन डेवलप होती है, और ये ओबिस्क बॉडी एक्साइन डेवलप करने में हेल्प करता है। दिस ओबिस्क बॉडी हेल्प्स टू प्रोड्यूस एक्साइन।
ये एक्साइन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, एक्साइन को बनाने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे स्पोरोपोलिन रिलीज हो जाता है इस उबिस्क बॉडी से और एक्साइन डेवलप करता है, राइट। इसी के साथ टाइप ऑफ टेप्टम हो गया। तो आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एंथर वॉल। एंथर वॉल को मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूं। एंथर वॉल में 4 मेजर लेयर्स हैं। कितनी मेजर लेयर्स हैं? 4 मेजर लेयर्स। सबसे पहली एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस लेयर इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर, राइट, एंड दिस इज सिंगल सेल लेयर। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो आती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम इज आल्सो सिंगल सेल लेयर और उसमें डिपोजिशन होती है अल्फा सेलुलोज फाइबर की एंड कैलोज बैंड की। कहीं कहीं पे वो अल्फा सेलुलोज फाइबर, वो कैलोज बैंड एब्सेंट होता है, उस रीजन को आप स्टोमियम कहते हैं। वहीं से डिहाइसेंस ऑफ एंथर होता है, यानी कि यहाँ पे एंडोथीशियम का जो मेजर रोल है वो रोल है डिहाइसेंस ऑफ एंथर, यानी कि रिलीजिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। एंडोथीशियम के बाद अगली जो लेयर आती है वो आती है मिडल लेयर। ये मिडल लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, 2 to 3 लेयर्स होती है। पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बनी होती है, एफिमेरल होती है, यानी कि पॉलन ग्रेन के बनने के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, मिडल लेयर्स डीजनरेट हो जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद मिडल लेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है टेप्टम। टेप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करता है, जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को सराउंड करता है, जिस माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन बनते हैं और जो कि न्यूट्रिटिव लेयर है। इसको आप न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं। टेप्टम को न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं क्योंकि इस टेप्टम से का काम क्या होता है? इस टेप्टम का काम होता है प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द pollen grain or the microspore mother cell at the time of microsporogenesis के टाइम पे यही टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए आप इसको न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं। और ये न्यूट्रिटिव लेयर यानी कि ये जो टेप्टम है एट द इनिशियल टाइम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये डिप्लॉयड होता है, लेकिन लेटर इट बिकम पॉलीप्लॉइडी, राइट, लेटर इट बिकम पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे न्यूक्लियर कंटेंट यानी कि डीएनए कंटेंट बढ़ जाता है एट द लेटर स्टेज। और ये जो टेप्टम है गेट द नरिशमेंट, एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द मिडिल लेयर। जैसे ही मिडिल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करता है तो मिडिल लेयर डीजनरेट हो गई। उसके बाद मिडिल लेयर से फूड आगे सप्लाई करता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में जैसे ही टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उस फूड को रिलीज कर देता है, वैसे ही टेप्टम भी डीजनरेट हो जाता है। तो एट द एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एक मेच्योर एंथर में सिर्फ 2 लेयर बच जाती हैं। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेप्टम। टेप्टम 2 टाइप के होते हैं, अमीबॉइड एंड ग्लैंडुलर टेप्टम। अमीबॉइड टेप्टम जो है क्या करता है, वो अमीबा शेप का होता है और वो फूड एब्जॉर्ब करता है मिडिल लेयर से और उसको प्रोटोप्लास्ट बॉडी में कन्वर्ट करता है। प्रोटोप्लास्ट बॉडी कन्वर्ट होती है पेरीप्लाज्मोडियम में जब वो माइक्रोस्पोरेंजियम में एंटर कर जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? वहीं ग्लैंडुलर टेप्टम में क्या होता है कि मिडिल लेयर से फूड लेता है, अभी यहाँ पे वो प्रोबिस्क बॉडी बनाएगा और प्रोबिस्क बॉडी सराउंडेड बाय द स्पोरोपोलिनिन, दैट इज द हाईली रेजिस्टेंट केमिकल इन द नेचर, एंड दैट स्पोरोपोलिनिन हेल्प्स टू प्रोड्यूस एक्साइन। वहां पे वो प्रोबिस्क बॉडी जैसे ही स्पोरोपोलिनिन से सराउंड करती है, वैसे ही वो ओबिस्क बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और वो ओबिस्क बॉडी जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम में एंटर करता है, वैसे ही वहां पे उस ओबिस्क बॉडी से स्पोरोपोलिनिन रिलीज हो जाता है, एक्साइन का डेवलपमेंट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंथर वॉल। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और इस लेक्चर में मैंने आपको जो आज बताया, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, राइट, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जिसमें कि 4 डिफरेंट लेयर्स होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू, डेवलपमेंट ऑफ एंथर मैंने आपको बताया। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इस लेक्चर में यहाँ पे कवर होते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका वो पार्ट जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आई विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।